बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि क्या आप घर खरीदने के खिलाफ़ है क्या? तो मैं यहाँ साफ़ कर दूँ कि मैं घर खरीदने के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हूँ। हर एक लोगों के पास अपना घर अवश्य होना चाहिए। लेकिन जब आप लोन पर घर लेते हैं, तो लोन कैसे लेना है, किस तरीके से उसे चुकाना है, इसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप लोन लेते हैं, लोन लेकर घर खरीदते हैं, तो लोन का अमाउंट इतना हो जाता है कि उसके साथ-साथ जो इन्वेस्टमेंट होता है, वह बिल्कुल ही बंद हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत? ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आपका बंद हो जाता है, जब सेविंग आपका बंद हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो आने वाले 2, 4, 5 साल, 10 साल में घर ही ऐसा चीज़ नहीं रहेगा कि आपके लिए वह पर्याप्त होगा। उसके अलावा और दूसरे चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए आपने 50 लाख का घर खरीदा, उसका ईएमआई मान लीजिए 40-50 हज़ार जा रहा है, और वह मान लीजिए किसी 4-5 साल 10 साल के बाद आपको एक ऐसा नौबत आए कि मान लीजिए 2-4-5 लाख की ज़रूरत पड़े अर्जेंटली रूप से, तो क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे आप उसमें? ऐसा नहीं ना कि भाई ठीक है, घर का थोड़ा सा हिस्सा बेच देते हैं, बालकनी बेच देते हैं 10 लाख में, या चलिए एक बेडरूम बेच देते हैं। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस को समझिएगा तभी लोन आसानी से रिपेमेंट हो पाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट के लायक रकम भी बचेगा। प्रोसेस समझना ज़रूरी होता है। मैं प्रोसेस बताता हूँ, प्रोसेस को समझिए उसको। होम लोन बहुत अच्छा होता है, सभी लोनों से अच्छा है, वह आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन इसे अगर आप सही तरीके से ले तो मान लीजिए कि आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, या अपने हस्बैंड वाइफ ने आपने यह डिसाइड किया कि हमको एक लोन लेना है। तो जब आप लोग दोनों मिल करके लोन लेते हैं, तो उस तरह के लोन में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है बनस्पत के सिंगल। जब लोन लेते हैं तो आप जब इनकम टैक्स में फाइल कीजिएगा, तो उसमें लगभग 7 लाख तक का बेनिफिट आप उसमें ले सकते हैं। होम लोन से 7 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं, 7 लाख तक का छूट ले सकते हैं। कैसे, आगे आपको डिटेल में बताएंगे। तो घर खरीदना है, लोन लेकर ज़रूर खरीदिए, सपनों को ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिए, तभी आपका ड्रीम हाउस सक्सेसफुल हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट भी रहेगा और आपका घर भी घर हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आज कोई घर का कॉस्ट टोटल 70 लाख रुपया के आसपास पड़ रहा है। बैंक आपको 20% डाउन पेमेंट करने के लिए बोलेगी, लगभग 14 लाख रुपया। शेष अमाउंट जो है 56 लाख रुपया आपको खुद से बैंक आपको लोन देगी। ये 56 लाख रुपया का ईएमआई कितना होता है? मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 20 साल तक लोन चुकाना है, तो भाई कितना हमको पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ईएमआई कितना बैठेगा। मेन तो यहाँ ये है, ईएमआई कितना बैठेगा। सिंगल ले रहे हैं या डबल ले रहे हैं उससे मतलब नहीं, ईएमआई तो उतना ही लगेगा। ठीक है, तो आइए कैलकुलेटर के जरिए देखते हैं। आप जब 70 लाख रुपया का लोन लेते हैं, वहाँ पर 20% डाउन पेमेंट करने के बाद लगभग बैंक आपको 56 लाख रुपया लोन में देगी। मान लीजिए आज के रेट में अगर इंटरेस्ट रेट 8.5% चल रहा है और आपने 20 वर्षों के लिए डिसाइड किया कि आपको लोन लेना है, तो उसका ईएमआई लगभग आपको 48,000 रुपये, 48,500 रुपये के आसपास बैठेगा, यह मान के चलिए आप। ठीक है, जब 48,500 रुपया आपको ईएमआई देना है, तो उसके लिए देखना होगा कि भाई आपका जो है इनकम कितना है, सोर्स ऑफ इनकम कितना है। 2 लोग पेमेंट कर रहे हैं, 1 लोग पेमेंट कर रहे हैं, उसके अनुसार से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यह ज़्यादा लग रहा है, तो आपको एक काम करना होगा, इसका टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा। वो देखते हैं किस तरह से होता है। सो मान लीजिए टेन्योर आप बढ़ाते हैं, तो किस तरह से वो फिर आगे, मान लीजिए इसको आप बढ़ा करके 25 साल कर रहे हैं, आपने 25 साल किया, तो वहाँ पर 45,000 का ईएमआई बैठता है। ऐसे मान लीजिए 20 साल का कर रहे हैं, तो लगभग आपको 48,000 पड़ रहा है। जब 45 और 48 पड़ रहा है, मान लो 3,000 का डिफरेंस, तो एक काम कीजिए, 3,000 जो बच रहा है उसको मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। सो
थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि आपने जो लोन लिया है वह 20 सालों के लिए लिया है और आपको 48,000 का EMI बैठ रहा है, जिस पर आपको टोटल जो है इंटरेस्ट पेएबल लगभग 60,000 के आसपास इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला दिया जाए तो 1,16,00,000 का निकल करके आता है। उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो रही बात कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं दूसरी बात। लगभग यहाँ पर EMI आपका निकल के आ रहा है 48,500 रुपया, ठीक है, 20 सालों के लिए जब लेते हैं तब। उसके बाद आप लोग जब लोन लेते हैं तो लोन जो है वह 2-3 तरीके से लिया जाता है। बैंक वाले हालांकि पूछते हैं, कुछ बार नहीं पूछते भी हैं, तो आप ज़रूर इस बारे में अवेयर रहिए कि आपको किस तरह का होम लोन लेना है। तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो होता है वह 3 तरह से डिसाइड होता है। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जो कि एक बार फिक्स कर दिया, इंटायर लोन जब तक आप लोन चुकाएंगे तब तक आपको उस तरह का पेमेंट करते रहना पड़ेगा। एक होता है सेमी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से या तो बंद कर सकते हैं या तो फिक्स करवा सकते हैं या तो फिर फ्लोटिंग रेट चालू करवा सकते हैं, दोनों तरह से होता है। यह आप जैसा डिसाइड कीजिए, जैसा बताइएगा बैंक को उस तरह से आपके लिए वह करके देगी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं बैंक के ज़रिए, वो देखना पड़ेगा आपको। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो आज के रेट में हमेशा चलता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब कि सरकार की जो महंगाई दर होती है उसके आधार पर जो इंटरेस्ट रेट का तय किया जाता है, उसके आधार पर आपको बैंक जो है कम या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, बीच बीच में कम हुआ तो कम कर देगी आपके लिए, ज़्यादा हुआ तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के अनुसार से देना पड़ सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें जो होता है अगर फिक्स लेते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हायर हो जाता है, लगेगा कि 5-8% ले रहे हैं, लेकिन वह हायर के साइड में चला जाता है। आप पूरी कैलकुलेट करके देखिएगा तो। इसमें लो इंटरेस्ट रेट होता है फ्लोटिंग रेट में। उसके बाद ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, जो हुआ एक बार फिक्स हो गया वह इंटायर लोन चलते रहता है। इसमें जैसा कि बताया चेंज होते रहता है सरकार के पॉलिसी के अनुसार से, ठीक है। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगले महीने हमको 3,000 रुपया बचेगा, 3,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि मान लीजिए अगले महीने आपका इंटरेस्ट रेट आधा % से बढ़ गया तो हो सकता है 3,000 आपको जो है एक्स्ट्रा EMI देना पड़ जाए, यह भी हो सकता है। यह जो है इस तरह का जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला लोन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लोन के लिए लिया जाता है। और इसमें जो होता है फ्लोटिंग में लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट के मामले में बिल्कुल ध्यान रखें कि हमेशा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही चुनिए, जो कि अक्सर है लगभग यही दिया जाता है। लेकिन आप लोग ज़रूर बैंक से इस बारे में लोन लेते समय डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद बात आती है कि ठीक है भाई, ये चीज़ तो हो गया, इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिया, और क्या क्या चीज़ डिसाइड करना होगा। तो आप लोग जो लोन का जो ईयरलियर पेमेंट करते हैं, अगर आपका जो है फिक्स सैलरी है और लोन का ईयरलियर पेमेंट कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, पहले पेमेंट मत कीजिए। इसका बहुत बेनिफिट है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिक्स इंटरेस्ट नहीं चुनना है जैसा बताया आपको। एक और चीज़ होता है कि मान लीजिए किसी बैंक में आपका लोन चल रहा है, वहाँ पर EMI ज़्यादा है, तो आप वैसे बैंक को पता कीजिए जहाँ पर कि EMI कम हो रहा है, कम लेता है, जो बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर EMI आपको उपलब्ध करवा रहा है। आप लोन को शिफ्ट कर दीजिए, ज़्यादा खर्च नहीं आता है, आसानी से हो जाएगा, आपका EMI भी कम हो जाएगा और दूसरे बैंक में आपको हो सकता है बेटर सुविधा भी मिले इसके लिए। तो आप जो है अगर किसी कारणवश आपका बैंक जो है ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो आप दूसरे बैंक की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 10% राशि जो है आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यह ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए आपने 48,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो इस 48,500 अगर पेमेंट करने के लिए तैयार है तो 4,500 और दीजिए। जब इतना पेमेंट कर ही रहे तो 4,500 और सही, इसका 10%। मैजिक देखिए कहाँ होता है। अगर मान लीजिए आपने 10% पेमेंट किया तो कितना डिफरेंस होता है, सो दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए 48,500 आपका जो लोन अमाउंट था, 48,500 आपका जो लोन अमाउंट था उसका 10% हो गया 4,850 रुपया। किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप में, क्योंकि टाइम हॉरिजन 20 ईयर का है, तो आप स्मॉल कैप 1 या 2 स्मॉल कैप ले लीजिए। एक चाहे तो फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, नहीं तो दोनों स्मॉल कैप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है होम लोन ये जो है म्यूचुअल फंड पर 15% आपको इंटरेस्ट रेट, आप उससे उम्मीद कर सकते हैं लंबे समय में 20 सालों में आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए आपका कितना कॉर्पस बन जाएगा, लगभग 11,64,000 आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, जो 4,850 रुपया के अनुसार से आप जमा करेंगे पर मंथ, तो ये इतना अमाउंट बन जाएगा, इतना अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगा। इस पर टोटल गेन लगभग 61,88,000 हो जाएगा, 61,88,000, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 73,052 रुपया। तो आप देख रहे थे 48,500 का जो लोन लिए थे 56 लाख का जो लोन लिए थे, उस पर लगभग जा कर के आपको 61 लाख रुपया आपको जो है ये लोन पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा था, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा था, वो आपको यहाँ सीधा निकल करके आ रहा है। मूलधन हटा दीजिए तो 61 लाख रुपया आपको यूं ही मिल रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कम से कम 10% तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए अभी शुरुआत किए हैं, आपने लोन लिया है, तो हो सकता है नहीं रहेगा आपके 10%, नहीं हो सकता है 5%, 2%, जो भी है चालू कीजिए। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है 150 रुपया से SIP चालू कर रहे हैं। सेबी का नया रूल आने वाला है, 250 रुपया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, लगभग सभी म्यूचुअल फंड में 250 रुपया का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां 150 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट चालू हो रहा है। आप उसमें शुरुआत कीजिए, 150 रुपया से चालू कीजिए, एक बार माइंड सेट बनने दीजिए, देखिए पैसा आपके पास अपने आप आते जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मान लीजिए 10% ना हो, कुछ तो पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको जब उस समय आएगा कि भाई हमको ज़रूरत है 10 लाख रुपये का, तो आपको दीवार मतलब एक रूम तोड़ करके बेचने की नौबत नहीं आएगी, बालकनी बेचने की नौबत नहीं आएगी, जो कि संभव नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड से खट से निकालिएगा, दे दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम 10% नहीं, शुरुआत कीजिए, बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसके बाद जब आप इतना बड़ा लोन ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी रखना पड़ेगा आपको। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो दांव पर रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं रहे, तो फिर उस लोन को कौन चुकाएगा, कैसे चुकता होगा उस लोन को। तो कम से कम उतना सफिशिएंट अमाउंट, मान लीजिए 1 करोड़ का जरूर आप टर्म इंश्योरेंस, जैसे आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट और होम लोन मिला करके प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहा था, तो वहां पर जो है लगभग 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। बहुत सारे बैंक भी ऑफर करती है, जिस बैंक में आप करवा रहे हैं वहाँ पर भी देती है वो लोग, और नहीं तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। आप कंपेरिजन करके देख लीजिए, जो सस्ता रहे उसमें आप कर लीजिएगा। और एक बात और, लोन का रिपेमेंट करना किसी भी कारण से भूलिए मत, कोशिश कीजिए कि ज़रूर से ज़रूर उसका रिपेमेंट किया जाए, नहीं तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसमें सिविल स्कोर भी ख़राब होगा और पेनाल्टी भी लगने का चांस बना रहता है इसमें। तो इस सभी मिस्टेक से आपको बचना चाहिए होम लोन लेते समय। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका घर तो खरीदा ही रहा है, लेकिन उसमें जब आप टैक्स, सैलरी पर्सन है, बिजनेस में है, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। किस तरह से, वो देखिए, ATC में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। लगभग 1,50,000 का ATC में प्रिंसिपल अमाउंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। 2 लाख रुपये तक का 24B में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अमाउंट मिला करके हो गया 3.5 लाख रुपया। ATC में 1.5 लाख और 24B में 2 लाख, टोटल 3.5 लाख एक व्यक्ति के लिए,
अगर आप जॉइंट होल्डर में लेते हैं होम लोन पेरेंट्स के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो दोनों क्लेम कर सकते हैं आप लोग, एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। आप 7 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, पर पर्सन 3.5 लाख, दोनों मिला करके 7 लाख तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। 3.5 लाख आप अपना में दिखाइए, 3.5 लाख अपने वाइफ को दिखाइए, दोनों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। तो होम लोन बहुत ही काम की चीज़ है, इसको जल्दी रिपेमेंट करने के सोचिए मत, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक तो कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, उल्टा टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, तो चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, काहे के लिए रिपेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको बच रहा है, तो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए ना, अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, टॉपअप कर दीजिए, जो म्यूचुअल फंड आपका चल रहा है उसी में टॉपअप कर दीजिए। वह आगे आने वाले समय में 10-20 सालों में आपको ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको बना करके दे देगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये तो 7 लाख का बेनिफिट हो गया आपको सीधा सीधी। अगर आप दूसरा घर खरीद रहे हैं, पहला घर की बात तो हो गई, दूसरा घर आप खरीद रहे हैं, तो 24B में जितना इंटरेस्ट रेट चुका रहे हैं उसमें तो 2 लाख तक की बेनिफिट मिलता है। इसमें जो है इंटायर जितना आप पूरी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसका पूरी बेनिफिट आप सेक्शन 24B में ले सकते हैं, दूसरे हाउस में, पहला घर के लिए नहीं, दूसरा घर के लिए, जब आप सेकेंड हाउस खरीदेंगे तब की बात है। अगर किसी तरह से प्रीपेमेंट कर भी देते हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं। प्रीपेमेंट बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि एक बैंक आपको मान लीजिए 9% ऑफर कर रही है, दूसरा बैंक अगर 8.5% कर रही है, आप वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए दूसरा बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस है, आप कीजिए, उसको शिफ्ट कीजिए, आपके लिए बेनिफिटेबल हो जाएगा। हाँ, ईजी EMI है तो आसानी से ड्रीम हाउस उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि आपको घर जो है खरीदने में EMI महंगा पड़ रहा है, तो उसको 2 ऑप्शन दिया जाता है, या तो लोन अमाउंट कम कर दीजिए, नहीं तो उसका टेन्योर बढ़ा दीजिए। तो इसमें इस तरह से हाई रिपेमेंट टेन्योर, आप लगभग 30 साल के लिए पेमेंट के लिए ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं 30 सालों के लिए, यह पॉसिबल है, आप ले सकते हैं। अब जो घर का कैपिटल अप्रिसिएशन होगा उसका भी मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेंट पे लगा रहे हैं, आपको रेंटल इनकम भी आते रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, रेंट पे लगाने से पहले कि EMI कितना जा रहा है, कितना पेमेंट कर रहे हैं, आपको कितना रेंट आ रहा है, इस बात को ज़रूर कैलकुलेट कीजिएगा। तो इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिएगा तभी आपका जो है घर अच्छे तरीके से खरीदा पाएगा। और इन्वेस्ट करना बिल्कुल मत छोड़िए, अगर 10% नहीं तो 5%, 3%, 2% जो भी है शुरू कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए किसी साल आपको ज़रूरत पड़ती है तो वैसी स्थिति में आप आसानी से म्यूचुअल फंड को बेच करके उस कार्य को आप पूरा कर सकें। घर तो बिकने से रहा, पहला घर कभी नहीं बेच सकते आप। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।